तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई बार सिस्टम इंसान को कैसे क्रिमिनल और फिर बड़ा क्रिमिनल बनाता है, उसकी मिसाल है आज की कहानी। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब कोई बड़ा क्रिमिनल बन जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस उसके ऊपर इनाम रखती है, उसको ढूंढती है। तो इनकाउंटर का भी फैशन चल पड़ा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अपराधी और क्रिमिनल हैं जो आज भी हैं, दर्जनों मुकदमे हैं उनके ऊपर, लेकिन उनकी तरफ पुलिस कभी देखती भी नहीं है। क्यों? लगता है कि अभी ज़रूरत भी नहीं है, और वो चुपचाप अपना क्राइम करते रहते हैं। कई बार सरकारी लिस्ट भी बनती है, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। और फिर वही सोए हुए क्रिमिनल जब अचानक जागते हैं और कुछ बड़ा क्राइम कर देते हैं, तो फिर पूरा सिस्टम, पूरी पुलिस फोर्स अब उसके पीछे लग जाती है कि उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, और तमाम अपनी ताकत लगा देती है। तो जो लोग बड़ा क्राइम करने से पहले आप जिन्हें पकड़ सकते हैं, दबोच सकते हैं, फिर आप उसके किसी बड़े क्राइम करने का इंतज़ार क्यों करते हैं? आज की कहानी एक ऐसी क्रिमिनल की है। 1975 में फिल्म शोले रिलीज़ हुई थी, और हिंदी सिनेमा में ये एक मील का पत्थर है फिल्म शोले। इसके डायलॉग बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था। इसके हर कैरेक्टर को आज भी लोग मुर्ज़बानी याद है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे जय हो, वीरू हो, बसंती हो, गब्बर सिंह हो, ठाकुर हो, सांभा हो, कालिया हो। देखिए, एक सांस में मैंने इतने नाम तो खुद ही ले ली। इसके हर डायलॉग लोगों को पता है। कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया। इस फिल्म ने सही मानों में अपने देश में पहली कोई ऐसी फिल्म थी जिसने घर घर में अपनी जगह बनाई, और ये एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए, और ये वो फिल्म थी जिससे सचमुच उस दौर में जब बच्चे नहीं सोते थे तो माँ बाप की जगह कहते थे कि बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो गब्बर का आतंक था, और गब्बर का कैरेक्टर जिस तरीके से क्रिएट किया था सलीम जावेद साहब ने, वो अपने आप में। और कैसे अमजद खान ने इस गब्बर के रोल को, हालांकि वो पहली चॉइस नहीं थे, उससे पहले बहुत सारे लोगों के पास ये रोल ऑफर हुआ जिसमें डैनी भी थे, लेकिन फिर अमजद खान को ये रोल मिला। फिर उनकी आवाज़ पे उंगली उठी उस ज़माने में कि गब्बर सिंह जैसे डाकू के दमदार आवाज़ वाली ये नहीं है। लेकिन आगे चलकर वही अमजद खान की आवाज़, वही गब्बर सिंह की आवाज़, मतलब इतिहास बन गया। तो बहुत सारे लोगों पर असर हुआ गब्बर सिंह का, और गब्बर सिंह का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि एक बार तो अमिताभ बच्चन साहब ने खुद कहा था कि मैं गब्बर का रोल करना चाहता था उस फिल्म में। तो जब बच्चन साहब भी गब्बर का रोल करना चाहते होंगे तो सोचिए कि इस देश में कितने लोग होंगे जो अपने आप को उस वक्त गब्बर कहलवा कर थोड़ा अपना अर्दप कराना चाहते हो, अपनी पब्लिसिटी या लोगों में धौंस। तो 75 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद 76-77 का दौर आया। लखनऊ के करीब एक मलिहाबाद जगह है, मलिहाबाद आम के लिए भी बड़ा मशहूर है, और वहीं पे एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था लल्लन खान। अपने आप को वो लल्लन सिंह भी कहता था, लेकिन असली नाम था लल्लन खान। जब शोले रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोगों की तरह उसने भी अपने आप को गब्बर के रूप में ढालने की कोशिश की। वो गब्बर के रोल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया, और अब वो लल्लन खान या लल्लन सिंह की जगह गब्बर खान उसने अपना नाम रख लिया अपने चेले चपाटी के बीच में, और ठीक गब्बर जैसी हरकत करता। उस ज़माने में गाड़ी थी, मलिहाबाद और लखनऊ इतना पिछड़ा इलाका नहीं था कि आपको घोड़े में बैठना पड़े, लेकिन शौक और गब्बर का कैरेक्टर अपने अंदर उतार लिया। तो वो घोड़े पर घूमने लगा, और घोड़े पर घूमता, और अगर उस घोड़े के रास्ते में कोई आ जाता तो सेम गब्बर की तरह वो चाबुक भी रखता, और जो उसकी का रास्ता रोकता उसको बाकायदा चाबुक से पीटता। तो धीरे धीरे लोगों में भी उसका नाम गब्बर पड़ गया, भाई गब्बर आ रहे हैं, गब्बर आ रहे हैं। फिर जब वो घोड़े से उतर कर अपनी गाड़ी में बैठता और गाड़ी से भी गुजर रहा होता, और अगर उसकी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक कर लिया या रास्ते में आ गया तो फिर उसको भी रोकता और वैसे ही चाबुक से पीटता। वैसे कुकू एफएम की ऑडियो लर्निंग ऐप पर आप दो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुन सकते हैं। एक है छापामार, ये गोवा के अंडरवर्ल्ड की कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी। और दूसरी है मर्डर संक्रांति। मर्डर संक्रांति 6 साल पहले हुए एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसका कत्ल हुआ उसके दोस्तों को एक भूत परेशान कर रहा था।
तो छापामार और मटर संक्रांति कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग ऐप पर आप जरूर सुन। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में, क्योंकि वो गब्बर बन चुका था। 80s के दौर में शोले फिल्म रिलीज़ होने के 5 साल के अंदर अंदर लल्लन खान अब पूरी तरह से बदल कर गब्बर खान हो चुका था और पूरे उसके इलाके में जहाँ वो रहता था उसका नाम ही हो गया गब्बर। अब गब्बर की तरह ही जब बन गया तो उसे हथियारों का भी शौक़ हुआ। फिर उसने एक एक कर हथियार खरीदने शुरू किए, लेकिन उसे पता था पैसे थे कि वैसे हथियार रखेंगे तो शायद अंदर हो जाएंगे। तो उसने बड़ा एक अच्छा काम किया, सिस्टम का फ़ायदा उठाकर उसने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस मिल गया। अब उसने कहा एक लाइसेंस है, एक लाइसेंस के नाम पे आप अपना हथियार रख सकते हैं। बट कानून और सिस्टम को चूना लगाने के लिए उसने एक लाइसेंस तो लिया एक, लेकिन हथियार अनेक। और वो बाकी हथियार चोरी छुपे अपने पास रखता और उसका इस्तेमाल लोगों को डराने, धमकाने, ज़मीन कब्जाने, मारपीट करने, यही सब के लिए करता। धीरे धीरे लोगों ने शिकायत करनी शुरू की, पुलिस में मामला जाने लगा। 80 से 95 के दौरान में ही करीब उसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कई बार पुलिस गई, एक बार पुलिस घर पे जब छापा पड़ा, ऊपर से प्रेशर आया, तो उसके घर से सिर्फ अकेले 30 माउजर मिले थे। 30 माउजर किसी एक के पास से बरामद होना, ये उस इलाके में एक रिकॉर्ड था। खुद पुलिस वाले हैरान थे कि ये है क्या। अब 30 माउजर देखकर उन्होंने पूछा, बाकायदा दरी पर बिठाकर उसकी तस्वीरें ली गई, तो पता चला हथियारों का शौक़ है गब्बर को और इसीलिए वो हथियार ख़रीदता है और निकलता है तो वही लाइसेंसी हथियार अपना लाइसेंस रखे रहता है कि भाई हमारे पास तो लाइसेंस है। लोकल पुलिस और बाकी लोगों को अपना थोड़ा सा पैसे दे दो, वो भी चुप, भैया लाइसेंस ही करने लेके घूम रहा है। जबकि लाइसेंस के नाम पे उसने दर्जनों इलीगल वेपन अपने पास रखे और उसी से लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीज़ें, ज़मीन बेइंतहा कब्जा लिया और उसके पर केस चलता रहा, लेकिन कुछ होना नहीं, जाता फिर बाहर आ जाता। एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर इस गब्बर या लल्लन खान का नाम थाने में दर्ज था। दर्जनों शिकायत करता, लेकिन शायद गब्बर या लल्लन समझ चुका था कि पुलिस को कैसे चुप कराते हैं। थाने में पैसे पहुंच जाते, मामला ऊपर तक जाता नहीं, लोग फिर धीरे धीरे डर जाते कि जिसका पुलिस कुछ नहीं कर रही उससे हम क्या पंगा लें, तो लोग भी बेचारे हार जाते। सोचिए 80 से हम आज 2024 में बैठे हैं, 44 साल हो गए। उस वक्त का करीब 20-22 साल का गब्बर आज 72-73 साल का हो गया, 72-73। उसके बाद उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी, कुछ लोग कहते हैं शायद हज भी कराया और अब उसका रूपरेखा भी बदल गया। अब वो गब्बर से एक तरह से एकदम दूसरे रूप में दिखता है। तस्वीरें आप उसकी देख लीजिएगा। फिर उसने अपने 2 बेटों को पोलैंड भेज दिया पढ़ने के लिए और पोलैंड के बाद वो वहीं सेटल हो गए। 3 बेटे थे कुछ गब्बर या लल्लन के, तीसरा बेटा उसके साथ यहीं रहा ताकि बाप का एम्पायर, ये जो सारी लूटी है ज़मीनें लोगों की, बाकी चीज़ें, उसको कौन देखेगा, तो एक वारिस तो होना चाहिए। तो वो यहीं, अब जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा केस, और सोचिए हाल में पिछले 3-4 साल में यूपी में बाकायदा लिस्ट बन रही थी, कौन कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन बदमाश है, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी लखनऊ से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर जिसके ऊपर 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं वो खामोशी से अपने घर पर पड़ा हुआ है। पुलिस को उसकी सुधि नहीं है और हथियारों के साथ पड़ा हुआ है।
शायद पुलिस को भी लगा होगा अब 70 पार कर गया, ये क्या करेगा कानून से पंगा, लेकिन सबको उसने गलत साबित कर दिया। हुआ ये कि कल यानी कि 2 फरवरी को लखनऊ के करीब मलिहाबाद में जो लेखाकार होते हैं, बहुत सारे सरकारी अलग अलग कर्मचारियों के नाम होते हैं, जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं, ज़मीन नापते हैं। गाँव में यही होता है कि भाई हमारी इतनी ज़मीन, हमारी इतनी ज़मीन, अब दूर तक तो ज़मीन दिख रही है, तो आप कैसे कहोगे कि इसकी सरहद क्या है, दीवार तो है नहीं। आप जब भी खेती की ज़मीन देखेंगे तो वहाँ बाउंड्री दिखाई नहीं देगी, वो एक मट्टी की पगडंडी होती है, उस पगडंडी के अंदर मान लिया जाता है कि इस पगडंडी के अंदर इसकी ज़मीन ही है, उसकी ज़मीन, और चारों तरफ से तो ज़मीन ही ज़मीन है। तो लल्लन सिंह की एक ज़मीन हुआ करती थी, यानी कि गब्बर सिंह की, और एक ज़मीन उसके भतीजे फरीद की थी। अब फरीद और लल्लन यानी कि गब्बर चाचा भतीजे हैं, और उन्हीं के बीच में एक और ज़मीन थी, पर उस ज़मीन के मालिक अब मलिहाबाद छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गए, वो लंदन में रहते हैं। अब 3 ज़मीन का मसला है, इसमें कुछ ज़मीन गब्बर की है, कुछ ज़मीन फरीद की है, और एक हिस्सा उधर अलग लंदन वालों की है। लल्लन या गब्बर की नज़र थी कि इस लंदन वाले की ज़मीन, चूँकि वो लोग तो पूरा परिवार वहाँ रहता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसी को उन्होंने दे रखा है, इसको कब्जे में कर लो। लेकिन फरीद की फैमिली यानी कि गब्बर का भतीजा सीधे साधे लोग थे, शरीफ लोग। लंदन में जिनकी ज़मीन थी वो फरीद के टच में थे। वो कहते थे कि भाई आप हमारी ज़मीन का भी देखभाल करना ताकि कोई कब्ज़ा ना कर ले, और गब्बर या लल्लन तो पीछे ही पड़ा हुआ है। तो ये हमेशा जब भी कुछ होता है, ऐसी पैमाइश होती ज़मीन की या कुछ और होता, तो ये उनको लंदन को इन्फॉर्म कर देते। ये बात लल्लन या गब्बर को पता थी, जिस ज़मीन पे उसे कब्ज़ा करना है उस ज़मीन के लोग तो यहाँ देश में है नहीं, लंदन में है, लेकिन उनका अपना भतीजा उनकी मदद कर रहा और उनको पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। तो अब उसी ज़मीन के बंटवारे को लेकर कल जो लेखाकार है वो दोनों पार्टियों को लेकर वहाँ पहुँचता है, और लंदन वाली जो पार्टी थी उसका भी फरीद एक तरह से उन्होंने उसको अधिकार दे रखा था, आप देख लो। अब ज़मीन की पैमाइश शुरू होती है और वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा ये कि नहीं ये इतना नहीं, इससे भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा। तो बहस इतनी हो जाती कि वहीं पे चाचा भतीजे में झगड़ा हो जाता है। लेखाकार कहता पहले आप लोग सुलट लो, हम दोबारा आएंगे अब पैमाइश के लिए। लेखाकार निकल लेता है, फरीद भी अपने घर लौट जाता है और गब्बर सिंह भी अपने घर चले जाते हैं। ये बात है कल दोपहर की। अब शाम के करीब 4:30 बजते हैं। ठीक 4:30 बजे फरीद अपने घर के अंदर था, उनकी पत्नी, बेटा और फरीद का भाई वो घर में थे। तभी एक थार जीप में गब्बर सिंह अपने इकलौते बेटे जो यहाँ पे है, बाकी तो 2 पोलैंड में है, और ड्राइवर और एक और शख्स उसको लेकर फरीद के घर के बाहर पहुँचता है। घर के बाहर जाकर वो फरीद को आवाज़ देता है। चूँकि थोड़ी देर पहले झगड़ा करके आए थे तो घर वाले फरीद को बुलाते नहीं है, बाहर ही फरीद तक आवाज़ भी नहीं गई, और वो कहते हैं कि अभी वो घर पे नहीं है, क्योंकि वो देख लिया उन्होंने गुस्से में, और गब्बर सिंह के हाथ में बाकायदा राइफल है। राइफल देखकर बेचारे घर वाले डर गए। तब फरीद का भाई और फरीद की वाइफ और बेटे वो खड़े में हैं। बेटा बेचारा छोटा, वो तो सिर्फ देख रहा है। तभी वो कुछ गुस्से में गब्बर सिंह बोलता रहता, और फिर अचानक जब फरीद का भाई उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, वो राइफल उठाता है और सीधे गोली दाग देता है। पहली गोली फरीद की वाइफ को लगती है। जब गोली लगती है तो चीख पुकार मच जाता है। गली में कई लोग थे, वो अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसके बाद अब बाप से बेटा वो राइफल अपने हाथ में ले लेता है, फिर दरवाजे पर जाता है और फिर दूसरी गोली चलाता है, फिर तीसरी गोली चलाता है। फरीद का छोटा सा बेटा, उसको भी गोली लगी, फरीद के भाई, उसको भी गोली लगी, और इस तरह से उस दरवाजे पर 3 लाशें गिर गई थी। 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद गब्बर सिंह अपने बेटे, अपने ड्राइवर के साथ उसी थार जीप में बैठता और वहाँ से निकल पड़ता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था तो फरीद के ठीक घर के सामने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, और वो सारा शूट आउट कैद कर रहा था। कुछ मजबूरियां हैं इसलिए हम आपको दिखा तो नहीं सकते सीसीटीवी फुटेज, लेकिन हाँ, कैमरे में कैद जो तस्वीरें इनके आने की है वो आपको ज़रूर तस्वीरों के ज़रिए दिखा सकता हूँ।
तो 3-3 कत्ल करके लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गब्बर सिंह, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे, 80s का गब्बर, आज भी वैसे ही रूप, उम्र बढ़ गई लेकिन वो नहीं बदला, और खुलेआम सड़क पर एक घर के अंदर घुसकर, बल्कि दरवाजे दहलीज पर खड़ा होकर 3 लोगों को मौत के घाट उतारता है और निकल जाता है। अब जब ये चीज़ होती है, पुलिस पहुंचती है, 3 लाश, पुलिस के भी हाथ पैर फूले, सीसीटीवी ने खैर मदद कर दी। तो अब पुलिस को याद आता है कि 80s में जब इतने केस थे, 90s में इतने थे, 2000 में इतने थे, अगर उसी वक्त इसके खिलाफ कार्रवाई की होती तो क्या पता आज फरीद का परिवार बच जाता। इधर जब गोली चली, फरीद अंदर था, गोली की आवाज़ सुनकर अब वो जब बाहर आया, तब तक गब्बर सिंह अपने बेटे के साथ निकल चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई। वरना फरीद सिंह भी मौके पर मारा जाता और शायद फिर 4 लाशें गिरती। अब पुलिस तमाम दावे कर रही है हर तरफ कि पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा। जो मैंने कहा कि जैसे कानून या सिस्टम कई बार लोगों को कातिल बना देता है, अगर गब्बर सिंह के घमंड को उसी वक्त तोड़ दिया गया होता, उसे पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा कानून, हमारी पुलिस भी इंतज़ार करती है कि एक अपराधी पहले क्राइम करे, पहले बड़ा हो, कुछ नाम कमाए, फिर उसको पकड़ेंगे। ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ने से क्या फ़ायदा, ना नाम होगा, ना अखबारों में खबर छपेगी, ना टीवी पे दिखाया जाएगा, ना प्रमोशन होगा, ना तरक्की होगी, ना साहब तारीफ करेंगे। तो एक बार फलने फूलने दो, जब कुछ बड़ा कांड करेगा फिर पकड़ेंगे तो थोड़ी शाबाशी मिलेगी। शायद यही सोच है हमारी पुलिस की। अगर ये सोच ना होती तो ये गब्बर सिंह कब का अंदर होता। तो एक अफसोसनाक कहानी, और यही कहूँगा कि इस हत्याकांड के लिए और इस गब्बर सिंह के एक्ट के लिए वो तमाम पुलिस वाले जिम्मेदार हैं जो उसके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब पूरी पुलिस फोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट की लगी हुई है गब्बर को पकड़ने के लिए। अब पकड़ भी लेंगे, आप ले भी आएंगे तो क्या, उन 3 लोगों की जो जान गई वो तो वापस नहीं आएगी। उसमें एक महिला, एक उसका बेटा, एक उसका देवर, सारे मासूम लोग। खैर, कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला आज, और ये सिलसिला शुरू करूं उससे पहले फिर आपको जानकारी दे दूं कि कल संडे है, तो कल फॉलो अप, कहानी तो नहीं है लेकिन फॉलो अप का 4था एपिसोड कल आपके साथ लेकर हाजिर होऊंगा। तो रात 9 बजे फॉलो अप ज़रूर देखिएगा और फिर अपनी राय भी देखिएगा। और कल रात 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियाँ विद शम्स, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा और उसको देखकर भी अपनी देखकर राय दीजिएगा। तो ये दोनों सूचनाओं के बाद अब वही अपना सिलसिला। आज अंजलि यादव, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। और ये जमुना प्रसाद जी की बिटिया है। रिया तिवारी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रिया। और ये अमित गुप्ता ने भेजा है। दीपक चौधरी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। और जितेंद्र जाट ने भेजा है। नमीरा अंसारी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नमीरा। और ये मिनाज बानो की बिटियां हैं। ब्रिज मोहन उर्फ भोले जी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ब्रिज मोहन। और ये भेजा है इंद्रपाल सिंह ने। सफूरा फातिमा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सफूरा। और ये तनवीर अंसारी की बिटियां हैं। कृष्णा शिंदे जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। और ये भेजा है कृष्णा शिंदे जी को बर्थडे विश करने के लिए राजपाल प्रीतम ने। एहतेशाम बाबू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एहतेशाम। और ये भेजा आसिफ इकबाल ने है। साथ ही योगिता कस्तौर और हिमांशु गुप्ता, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। ये भोपाल के हैं लेकिन फ़िलहाल सऊदी अरब में है। उर्मी सिंह, आपने जो भी कहा मीडिया के बारे में, मीडिया के कवरेज के बारे में, आजकल जो हो रहा है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ, यही कह सकता हूँ। अभिजीत आमोस, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। आकाश कुमार मौर्य, थैंक यू सो मच आकाश। इसके अलावा गुरनाम सिंह ढिल्लो गुरुग्राम से, थैंक यू सो मच गुरनाम जी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। फॉलो अप के साथ कल रात को मुलाकात होगी, रात 9 बजे। और कहानी के साथ अब
मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और टेस्ट मैच बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है और कल मैच देखेंगे फिर सेकंड टेस्ट मैच, और उम्मीद यही है कि कल या परसों हम जीतेंगे और 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगा। तो इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होगी फॉलो अप में कल।